नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र शिवा ठाकुर आपका शिवा मेमोरियल फीड फार्म में स्वागत करता हूं। आज हम जीडीपी के बारे में जानेंगे। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा हम जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी दोस्तों 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: राजनीतिक सीमा, एक साल, वस्तु सेवा, अंतिम मूल्य। ये क्या होते हैं तो इनके बारे में जानेंगे। जैसे हमारा भारत है तो भारत में यदि कोई चीज़ राजस्थान में बनती है, कोई चीज़ यदि राजस्थान में बनती है तो वह राजस्थान की जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी, ना कि वह एमपी की जीडीपी में इंक्लूड की जाए। वह राजस्थान की जीडीपी में इंक्लूड की जाती है। इसी प्रकार यदि कोई चीज़ हमारे भारत में बनती है तो वह हमारे चाइना की जीडीपी के साथ इंक्लूड नहीं की जा सकती। कैसे? यदि कोई कंपनी चाइना की है, चाइना की कंपनी कहाँ पे काम करती है? इंडिया में काम करती है, और वो 50 रुपये कमाती है इंडिया में, और जो इंडिया की कंपनी है वो भी 100 रुपये कमाती है। ठीक है, तो जो जीडीपी है, जीडीपी में क्या किया जाता है? जीडीपी में चाइना की कंपनी का भी कमाया हुआ पैसा जोड़ा जाएगा जो इंडिया में काम करती है, और जो इंडिया की कंपनी 100 रुपये, इसका तो कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? इंडिया की जीडीपी हो गई। लेकिन जो जीएनपी होता है, जीएनपी में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसमें ओनली इंडिया की आय जोड़ी जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अंतिम मूल्य को जानते हैं। उसके बाद हम वस्तु एवं सेवा को जानेंगे। उसके बाद हम राजनीतिक सीमा को जानेंगे। तो जब सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? अंतिम मूल्य की बात करते हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है दोस्तों? जैसे दोस्तों ये जब हम डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो डेल कंपनी का लैपटॉप, तो उसमें क्या क्या लगा होता है? उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है जो इंटेल कंपनी का होता है, उसमें एक विंडोज़ होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है। तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये हमारा फर्स्ट मूल्य होता है। ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट मूल्य होता है। और ये क्या? सेकंड मूल्य। और ये क्या होता है? अंतिम मूल्य, मतलब तीसरा मूल्य होता है जो कि अंतिम होता है। तो जब हम दुकान पर जाते हैं तो उनसे ये तो नहीं पूछते कि भाई हमें इंटेल का प्रोसेसर दे दो, विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ दे दो, ये तो नहीं कहते। हम डायरेक्ट जाते हैं, कहते हैं लैपटॉप दे दो, तो वो कहता है, दुकानदार क्या कहता है आपसे? भाई ये लैपटॉप 35,000 रुपये का है। कितने का है? 35। कभी वो ये तो नहीं कहता है कि जो प्रोसेसर है वो 20,000 रुपये का है, और जो क्या कहते हैं विंडोज़ है वो 15,000 रुपये का है। आप 15,000 इसके दे दो, 20,000 इसके दे दो। ऐसा कभी नहीं कहता। वो आपसे क्या कहता है कि ये जो लैपटॉप है ये 35,000 रुपये का है, इसमें ये डेल कंपनी का है, ये आप ले सकते हो। वो आपको अंतिम मूल्य बताता है, अंतिम कॉस्ट बताता है। कभी वो आपको फर्स्ट कॉस्ट और सेकंड कॉस्ट तो नहीं बताता कि जो इंटेल का प्रोसेसर है ये 20,000 रुपये का ये ले लो, और 15,000 रुपये की विंडोज़ है ये ले लो। कभी नहीं कहता है आपसे डायरेक्ट अंतिम कॉस्ट कहता है। जो उसकी अंतिम कॉस्ट होती है, अंतिम प्राइस होती है, वो आपको बताता है कि जो डेल कंपनी का लैपटॉप है ये 35,000 रुपये का है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब हम घर बनाते हैं, प्लाट मकान रहता है, जो बिल्डिंग रहती है, तो हम उसकी अंतिम कॉस्ट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अंतिम कॉस्ट। जैसे ये मकान 50 लाख रुपए का है। कितने का? 50 लाख का मकान है, तो हम इसकी अंतिम कॉस्ट पूछेंगे, ना कि हम ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई एक ईंट कितने की है, एक ईंट इसमें कितने की लगी है, इसमें रेता कितनी लगी है, सीमेंट कितना लगा है। ये तो हम कभी नहीं पूछते। हम तो उसकी अंतिम कॉस्ट पूछते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, फ्लैट है, मुझे चाहिए है तो ये 50 लाख रुपए का है। कितने का? 50 लाख रुपए का। कभी उसका ये तो नहीं पूछते हम कि ईंट कितनी लगी हैं, ईंट निकाल दो इसमें से, 50 लाख में से 35 लाख दे देते हैं हम, आप ईंट निकाल दो। कभी पूछते हैं क्या? हम नहीं पूछते। हम उसकी अंतिम प्राइस पूछते हैं। किसकी? मकान की। तो ये होता है दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट प्राइस होती है, सेकंड प्राइस। तो फर्स्ट और सेकंड प्राइस से ही मिलके बनता है अंतिम कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे घर रहता है तो घर में ईंट लगी रहती है, सीमेंट लगा रहता है, और क्या लगा रहता है? रेत लगी रहती है, उससे बनता है हमारा घर। तो जो अंतिम कॉस्ट रहती है तो हम अंतिम कॉस्ट को पूछते हैं, कभी हम सेकंड और फर्स्ट प्राइस को नहीं पूछते। ये होता है दोस्तों हमारी अंतिम कॉस्ट। अब हम बात करते हैं वस्तु। वस्तु क्या होती है? तो वस्तु की बात करते हैं। जैसे भारत में लौह इस्पात उद्योग है, कार बनाने का कारखाना है, मोबाइल बनाने के कारखाने हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के कारखाने हैं। इसके अलावा अमूल दूध है, और बहुत सारे प्रकार के माने बहुत सारे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं। तो जैसे हम लोहा क्या है? एक वस्तु है। जब हम दुकान पर जाते हैं तो हम, जैसे मैंने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे गाटर चाहिए। गाटर क्या होता है? गाटर वो होता है जब घर बनते हैं ना, घर, तो घर के ऊपर लगा दिया जाता है गाटर। ठीक है, तो जैसे मैंने 10 गाटर उससे मंगवाए। कितने? 10 गाटर। माने जब उससे गाटर मंगवाते हैं, उससे गाटर लेते हैं, तो उसके बदले हम उसको क्या देते हैं? उसको हम पैसे देते हैं, तो उसके बदले में वो हमें क्या देता है? वस्तु देता है, गुड्स देता है। गुड्स में क्या देता है? गाटर देता है। इसी प्रकार जब हम एजेंसी जाते हैं, एजेंसी में क्या? कार खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है?
पैसे के बदले वो हमें क्या देता है, कार देता है। कार क्या है, एक वस्तु है, तो वो हमें क्या देता है, वस्तु देता है। इसी प्रकार से मोबाइल रहता है, विभिन्न कंपनियों में मोबाइल बनते हैं। मोबाइल खरीदने जब हम जाते हैं दुकान पे तो हम उसको पैसे देते हैं, उसके बदले में हमें मोबाइल मिलता है। मोबाइल भी एक वस्तु है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर का रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो बनाए जा रहे हैं अभी, वो पहले से भी बनाए जाते हैं। जब हम उसको पैसे देते हैं तभी वो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर देता है। ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे के वो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, मोबाइल, ये लोहा हो गया, ये कार हो गई, ये सभी क्या है, वस्तुएँ हैं जो बनती हैं और हमें पैसे के बदले में मिलती हैं। यदि हम पैसा नहीं देंगे तो वस्तु भी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमें पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद हमें वस्तु प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेवा या सर्विस। ये क्या होता है सेवा सर्विस? दोस्तों जैसे हम विदेश जाते हैं, जैसे मैं जर्मनी गया, तो जर्मनी जाते हैं प्लेन में बैठ के, तो उसमें हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो वो क्या देते हैं, आपको सर्विस देते हैं। सर्विस के बदले क्या करते हैं, आपको इंडिया से कहाँ छोड़ देते हैं, जर्मनी छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप उनको पैसा देते हैं और वो आपको प्लान दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होता दोस्तों। इस प्रकार से ट्रेन का रहता है दोस्तों। ये यातायात के जितने भी साधन होते हैं इनमें आप पैसा देते हैं, तो वो आपको क्या देते, सर्विस देते हैं। आपको कहाँ जाना है वो वहाँ पर आपको छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको ट्रेन दे दें, हेलीकॉप्टर दे दें, वो जहाज़ दे दें, आपको जीप दे दें, ऐसा तो नहीं होता। इसी प्रकार से दोस्तों स्कूल का होता है। स्कूल में आप पैसा देते हैं, क्या देते हैं, पैसा देते हैं। उसके बदले में आपको क्या मिलती है, सेवा मिलती है, आपको पढ़ाया जाता है। ये भी एक सेवा होती है। इसमें ऐसा तो नहीं होता स्कूल ही आप घर ले आएँ, कभी नहीं होता। जिम में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जिम में भी आप देखते हो, जिम करने जाते हो, उसमें पैसा लगाते हो। जिम करने के लिए आप जाते हो, जब पैसा लगाते हो तो वो भी तो एक सर्विस है ना। इसी प्रकार के टेलीकॉम कंपनियां रहती हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, BSNL है, इसके अलावा जियो। तो ये सभी कंपनियां क्या दे रही हैं, आपको सर्विस दे रही हैं। क्या दे रही हैं, सर्विस दे रही हैं। जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हो तो आप वहाँ पर बहुत माने अच्छा बनने के लिए जाते हो, तो क्या होते हैं, जब ब्यूटी पार्लर में से निकलते हो तो आप बहुत अच्छे लगने लगते हो, आपका फेस बदल जाता है। तो इसमें आपने पैसा दिया था, उसके बदले में आपको क्या मिली, एक सर्विस मिली। तो इस प्रकार से हम क्या सर्विस लेते हैं। ये सभी क्या होती हैं, वस्तु होती है। मैंने वस्तु बताया था अभी, वस्तु जब आप पैसा देते हो उसके बदले में आपको वस्तु मिल जाती है। इसी प्रकार से ये सर्विस होती हैं, जब इसमें पैसा लगाते हो तो उसके बदले में आपको सर्विस भी दी जाती है। यहाँ से वहाँ, जैसे कंपनी, मैंने टेलीकॉम कंपनियों के बारे में बताया कि जब उसमें आप पैसे 199 रुपये का रिचार्ज कराते हो तब उसके बदले में आपको कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग, वीडियो कॉल, ये सभी डाटा, नेट, ये सभी क्या मिलती है, सर्विस मिलती है, आपको मिलती है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये क्या होती है, सर्विस होती हैं। अब राजनीतिक सीमा क्या होती है, राजनीतिक सीमा दोस्तों ये क्या है, हमारी भौगोलिक सीमा है। राजनीतिक सीमा का अर्थ होता है, अब जैसे कुछ मछुआरे क्या करते हैं, अंडमान निकोबार की जो बीच में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से क्या निकालते हैं, वो यहाँ से क्या निकालते हैं, जल्दी बोलो दोस्तों, यहाँ से वो मछलियाँ पकड़ते हैं, क्या निकालते हैं, और जो पेट्रोल, तेल, ये सभी भी माने वहाँ पे इंडस्ट्री हैं जो वहाँ से क्या तेल निकाल रही हैं, तो वो हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। जो हमारे भारत की कंपनियां हैं जो समुद्र में क्या निकाल रही हैं, तेल निकाल रही हैं, जो मछुआरे हैं वो क्या कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, तो ये हमारी भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। इनको किन की जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, इनको एक राजनीतिक सीमा या हमारे भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। किस में इंक्लूड किया जाता है, हमारे भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जैसे हमारा कोई भारत की हवाई सेवा है, जैसे हम बात करते हैं एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है, हमारे भारत की हवाई सेवा है। जैसे इसमें जो यात्री बैठते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो इंडियन हो, लेकिन लगातार पैसा किस में है, हमारी भारतीय सेवा में। तो ये हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा एयर इंडिया का विमान कहाँ गया, जर्मनी गया या अमेरिका गया, तो ये है इंडिया का। तो इसमें जो यात्री बैठे हैं, इससे जो हमें पैसा प्राप्त होता है, ये भारत की राजनीतिक सीमा या भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। किस में इंक्लूड किया जाएगा, भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि ये जो विमान है ये भारत की राजनीतिक सीमा का विमान है। क्या है, ये भारत का विमान है जो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी यात्री बैठता है और इससे जितना पैसा प्राप्त होता है, इसका जितना भी पैसा प्राप्त होता है, ये भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। ये हमारी राजनीतिक सीमा होती है। और जो जीडीपी है, जीडीपी का आकलन प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। जीडीपी का आकलन क्या लगाया जाता है, प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। और अभी हमारे भारत की जीडीपी 2.7 है दोस्तों। कितनी है, 2.7 ट्रिलियन है। कितनी है भारत की जीडीपी, 2.7 ट्रिलियन है। चलिए दोस्तों जीडीपी को और अच्छी तरीके से जानते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक और क्या होता है, प्रोडक्ट। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं,
सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? सकल का मतलब होता है टोटल, और घरेलू माने हमारे राज्य के अंदर। क्या? हमारे राज्य के अंदर। जैसे हमारे भारत की भौगोलिक सीमा है, राजनीतिक सीमा है, तो ये क्या हो गया? हमारे भारत के अंदर जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, इंडस्ट्री लगी है तो उनमें जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है उनकी जीडीपी इंक्लूड की जाती है। किसकी जीडीपी इंक्लूड की जाती है? एक घरेलू सीमा के अंतर्गत, एक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित होने वाली चीज़ें को क्या किया जाता है? जीडीपी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। उत्पाद क्या होता है? वस्तु होती है, सेवा होती है, ये सभी चीज़ें होती हैं उत्पाद में। उत्पाद में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। अब हम इसमें एक चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं? बताते हैं हम आपको। जैसे कि मैंने बता रहा है, ये टाटा कंपनी है। क्या है? टाटा कंपनी जो भारत में 100 रुपये कमाती है। कितने रुपए कमाती है? पर ईयर 100 रुपये कमाती है। ये इंडिया की कंपनी है। एक एलजी कंपनी है। एलजी कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी है, जो भारत में काम कर रही है। एलजी कंपनी कहाँ पे काम कर रही है? भारत में काम कर रही है। और कितना कमाती है? 50 रुपये कमाती है। और एक रमेश नाम का व्यक्ति है। कौन है? रमेश नाम का व्यक्ति है जो विदेश में काम करता है, जो भारत का व्यक्ति है, और ये विदेश में कितने रुपए कमाता है? 10 रुपये। 10 रुपये पर साल कमाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा, ये क्या कर रही है? ये भारत के अंदर काम कर रही है। जो टाटा कंपनी है, एलजी कंपनी है, एलजी कहाँ की है? चाइना की है। ये कहाँ पे काम कर रही है? भारत में काम कर रही है। तो इसे किसकी जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा? भारत की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। अब टाटा कंपनी का इंक्लूड कर दो, और जो एलजी कंपनी है जो चाइना की, इसको भी इंक्लूड कर दो, तो हमारे भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 150 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150 रुपये। अब जो रमेश है, जो भारत का नागरिक है लेकिन विदेश में काम करता है और विदेश में 10 रुपये कमाता है, तो इसे भारत की जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? रमेश को भारत की जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसे जहाँ पर वो काम करता है उसकी जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जीएनपी के बारे में जानते हैं। जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। जीएनपी वो होता है सकल, वो क्या होता था? सकल, क्या होता था? सकल डोमेस्टिक। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल, क्या होता है? प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें दोस्तों जीएनपी, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है भारत में कितने कमाती है? 100 रुपये कमाती है। जो एलजी कंपनी है भारत में 50 रुपये कमाती है। और जो रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश नाम का व्यक्ति है, वो 10 रुपये कमाता है, वो विदेश में रहता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? नेशनल। नेशनल हमारे राष्ट्र की जीडीपी। क्या होता है? राष्ट्र की जीडीपी। तो इसमें क्या किया जाता है? वो टोटल जीडीपी कितनी थी? वो टोटल जीडीपी कितनी थी? तो वो 150 रुपये थी। वो उसमें क्या था कि वो घरेलू क्षेत्र के अंदर, हमारे भारत के अंदर टाटा 100 कमाती थी, एलजी 50 रुपये कमाती थी, तो टोटल जीडीपी हो जाती थी 150 रुपये। और रमेश भाई विदेश में काम करता था, जिससे वो भारत की जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो इसमें क्या होता है? टोटल जीडीपी में से क्या घटा देते हैं? जो विदेश की कंपनी है, विदेशी कंपनी जो भारत में काम करती है, उनकी जीडीपी को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो विदेश की कंपनी रहती है, विदेश की कंपनी जो हमारे इंडिया में काम करती है, हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत काम करती है, उनकी जीडीपी को हमारी इंडिया की जीडीपी में से घटा दिया जाता है। ठीक है, कैसे घटा दिया जाता है? अब जैसे टोटल जीडीपी कितनी थी? 150 रुपये थी। कितनी? 150 रुपये थी। कितनी थी? 150 रुपये थी। तो इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? इसमें जो एलजी कंपनी है, क्या? एलजी कंपनी विदेश की कंपनी है जो भारत में काम करती थी, उसके पैसे घटा दिए जाएंगे। और जो रमेश नाम के व्यक्ति था, रमेश नाम के व्यक्ति जो विदेश में काम करता था लेकिन पैसे कहाँ भेजता था? अपने इंडिया में भेजता था। कहाँ भेजता था? इंडिया में भेजता था। तो इसमें क्या किया जाए? अपने राष्ट्र के लिए पैसा देता था। जो रमेश नाम का व्यक्ति है, ये अपने राष्ट्र के लिए पैसा देता था। तो क्या होगा? इसको जीएनपी में इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है? जीएनपी के लिए इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एलजी कंपनी चाइना की है, लेकिन ये अपने राष्ट्र की तो नहीं है, लेकिन ये अपने राष्ट्र में काम करती है। तो जो इसकी जीएनपी होगी, तो ये जो इसके पैसे होंगे, तो ये अपने राष्ट्र के लिए भेजेगा, ये अपने इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट को तो देगा नहीं पैसे। तो क्या होता है? इंडिया वाले इनको जीडीपी के तहत टैक्स तो वसूल लेते हैं। एलजी कंपनी जो विदेशी कंपनियां रहती हैं, इनसे टैक्स तो ले लेते हैं, लेकिन ये अपने राष्ट्र के लिए पैसा देते हैं, ये हमारे राष्ट्र के लिए नहीं देते। तो इनको क्या कहा जाता है? जब हम जीएनपी इंक्लूड करते हैं तो इनकी जीडीपी, जो ये पैसा कमाते हैं, इनके पैसे को हटा दिया जाता है। इनके पैसे को जीएनपी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो क्या होगा? जो रमेश नाम के व्यक्ति है, ये विदेश में काम जरूर करता है, लेकिन ये हमारे राष्ट्र के लिए पैसा देता है, तो इसकी जीडीपी को इंक्लूड किया जाता है। इसके पैसे को इंक्लूड किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 150 में से 50 गए तो 100 बचते हैं, और 10 रुपये रमेश के, तो ये कितने हो गए? 110 रुपये। जो हमारे भारत की जीएनपी होगी वो कितनी हो जाती है? 110 रुपये। और जो हमारे
भारत की जीडीपी रहती है वो जीडीपी कितनी रहती है, 150 रुपये होती है। दोस्तों हमारी जीएनपी कम है लेकिन जीडीपी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमारी जीएनपी को ज़्यादा बढ़ाना है। जीडीपी चाहे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जीएनपी को हमें ज़्यादा बढ़ाना है। क्या करना है, हमें जीएनपी को और सशक्त बनाना है। अब दोस्तों हम जीडीपी के अंतर्गत एक बात और समझते हैं। जीडीपी, हमने जीडीपी के अंतर्गत ये तो जान लिया कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। अब जीडीपी के अंतर्गत शुद्ध आय कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी मैंने बताया था 100 रुपये कमाती है, और जो एलजी कंपनी है वो 50 रुपये कमाती है इंडिया में, और जो रमेश नाम का व्यक्ति है ये कितने 10 रुपये कमाता है विदेश में। अब जैसे मैंने टाटा कंपनी से लोहे के क्या मंगवाए, गाटर मंगवाए, कितने मंगवाए, 10 मंगवाए। और जो एलजी कंपनी से मैंने 10 एलईडी बल्ब मंगवाए, तो क्या होता है दोस्तों, मैंने 10 लोहे के गाटर मंगवाए, जिसमें क्या होगा, 2 गाटर, एक गाटर चटक गया, एक गाटर टूट गया, तो 2 क्या हो गया, खराब हो गया। तो खराब को हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास से प्रदर्शित करते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास को हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो क्या ये जो 2 गाटर टूट गए, मेरे गाटर टूट गए, खराब हो गए, इनको हम मूल्यह्रास डी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब जो एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी से मैंने 10 एलईडी बल्ब मंगवाए। क्या मंगवाए, 10 एलईडी बल्ब मंगवाए। तो एलईडी बल्ब क्या हुआ, 2 चटक गए, 2 खराब हो गए, तो इसको भी मूल्यह्रास के अंतर्गत क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, हमें शुद्ध वैल्यू प्राप्त करनी होती है। अब भाई मैंने सामान तो 10 मंगवाया था, 10 टाटा के गाटर मंगवाए थे, 10 एलईडी बल्ब मंगवाए थे, जिसमें से क्या हुए, 8 सही निकले, इसमें भी 8 सही निकले, 2 क्या हो गए, खराब हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे नुकसान किसको है, कंपनी को है या हमको है। तो जो जिसने मंगवाए हैं, मैंने मंगवाए हैं, तो मुझे नुकसान हुआ ना, तो इसका एक नेट वैल्यू रहता है। तो नेट वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो नेट, एन से क्या हो जाएगा, नेट होगा, और डी से क्या होगा, डोमेस्टिक, सॉरी तो एन से हो जाएगा नेट, ठीक है, एन से क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, डी से क्या होगा, डोमेस्टिक होगा, पी से क्या होगा, प्रोडक्ट। तो जो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से निकालते हैं। जो टाटा की इनकम है, जो कुल जीडीपी है, कुल जीडीपी कितनी थी इसकी, 150 रुपये थी, क्योंकि एलजी और जब हमने टाटा की कुल इनकम निकाली तो 150 रुपये होती थी। कितनी होती थी, 150 रुपये हमारी जीडीपी होती थी। तो इसको कुल जीडीपी में से घटा देते हैं, कितने रुपए का, माने कितने रुपए का नुकसान हुआ है हमें, 2 इसका और 2 इसका, तो 4 रुपये का नुकसान हुआ है। तो कितना हो गया, 146। जो हमारी एनडीपी निकलेगी, जो हमारी शुद्ध इनकम निकलेगी, ये हमारी कितनी निकलेगी, 146 रुपये निकलेगी। कितनी निकलेगी, 146 रुपये निकलेगी। और इसे हम भारत की एनडीपी में इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, भारत की एनडीपी में इंक्लूड करते हैं। अब दोस्तों हम जीएनपी के अंतर्गत एक बात और समझते हैं। अभी हमने जीडीपी के बारे में समझा, अब हम जीएनपी की बात करते हैं। ये टाटा कंपनी है जो इंडिया में 100 रुपये कमाती थी, और एक रमेश नाम का व्यक्ति था, रमेश नाम का व्यक्ति, वो कितने 10 रुपये कमाता था। तो टाटा कंपनी से मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 10 गाटर मंगवाए थे, जिसमें से 2 खराब निकल गए थे। इसको हम मूल्यह्रास कहते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो जीएनपी थी ये टोटल कितनी थी, 110 रुपये थी। तो इसमें क्या, जो शुद्ध इनकम प्राप्त करनी थी, एनएनपी ज्ञात करनी होती है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, जीएनपी में से क्या कटा देते हैं, जीएनपी में से मूल्यह्रास कटा दिया जाता है। तो जीएनपी कितनी थी हमारी, 110 रुपये थी, और मूल्यह्रास कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमारी जो एनएनपी होती है तो वो कितनी हो जाती है, 108 रुपये हो जाती है। एनएनपी कितनी होती है हमारी, 108 रुपये हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हम एनएनपी ज्ञात करते हैं। दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, जीडीपी के अंतर्गत एनडीपी ज्ञात किया जाता है, और जीएनपी के अंतर्गत एनएनपी ज्ञात किया जाता है। मतलब क्या होता है, शुद्ध इनकम ज्ञात की जाती है। क्या किया जाता है, शुद्ध इनकम ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से हमने क्या जाना, जीडीपी जाना, जीएनपी जाना, एनडीपी जाना, एनएनपी जाना, ये सब बातें हमने जानी दोस्तों। अब हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों अब हम इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं। जो इंडिया की जीडीपी है वो 2.7 है, कितनी है, 2.7 है, और विश्व में 7वें नंबर पे है। कौन से स्थान पर है, विश्व में 7वें नंबर पे है। अब ये जो 2.7 है ट्रिलियन में है। अब ट्रिलियन क्या होता है, तो 3 जीरो में क्या होता है, 3 जीरो में दोस्तों 1000 होता है, और 3 जीरो और लगा दो तो क्या बन जाता है, मिलियन बन जाता है। 3 जीरो और लगा दो तो क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है, और 3 जीरो और लगा दो तो क्या बन जाता है, ट्रिलियन बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रिलियन बन जाता है। जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया को कितनी जीडीपी करनी है,
$5 ट्रिलियन करनी है। कितनी करनी है? $5 ट्रिलियन करनी है। अभी हमारी जो जीडीपी है वो 2.7 ट्रिलियन है। कितनी है? 2.7 ट्रिलियन है। दोस्तों जो फ्रांस की जीडीपी है और इंडिया की जीडीपी है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी फ्रांस ऊपर पहुंच जाता है तो कभी इंडिया नीचे, कभी इंडिया ऊपर तो कभी फ्रांस नीचे, इस प्रकार रहता है। जो हमारी इंडिया की जीडीपी थी वो 2015-16 के समथिंग 5वें नंबर पे थी। जो यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन है, इससे भी ज़्यादा हमारी इंडिया की जीडीपी थी। लेकिन क्या हुआ था 2016 में, काला बाजारी को रोकने के लिए पीएम मोदी ने क्या किया था, 500 और 1000 के रुपये, 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। जिससे क्या होता दोस्तों, 500 1000 के नोट तो काला बाजारी के लिए बंद किए गए थे। लेकिन काला बाजारी तो बंद नहीं हुई, लेकिन जो हमारे एमएसएमई उद्योग हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्योंकि ये जो चीज़ें बनाते थे, इनका कैश के बदले क्या करते थे, बेचते थे। ये किसी भी चीज़ को बेचते थे, उसके बदले में इनको कैश प्राप्त हो जाता था। लेकिन क्या हुआ था, नोटबंदी हो गई थी। उस समय क्या हुआ, नोटबंदी होने से 4-5 महीने तक इनको कैश नहीं मिल पाता था। क्या नहीं हो पाता था? कैश नहीं मिल पाता था, जिससे ये उद्योग के आगे लस्त पड़ गए थे। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, जीएसटी, पीएम मोदी ने जीएसटी की घोषणा कर दी। और जीएसटी के आने से, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स होता है। तो जीएसटी के आने से जो एमएसएमई उद्योग था वो और अधिक लस्त पड़ गया। क्या हो गया, बहुत अधिक लस्त पड़ गया। जिससे क्या हुआ, हमारी इंडिया की जीडीपी यूनाइटेड किंगडम से भी नीचे आ गई और हमारी इंडिया की जीडीपी 6वें नंबर पे आ गई थी। लेकिन फ्रांस और इंडिया में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। दोस्तों हमें इंडिया की जीडीपी को 5 ट्रिलियन लेके जाना है। कितना लेकर जाना है, हमें इंडिया की जीडीपी को 5 ट्रिलियन लेकर जाना है। अभी इस तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है दोस्तों। जो जापान है, जापान की जीडीपी 5 ट्रिलियन है। कितनी है, 5 ट्रिलियन है। ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं, ये 2020 के आंकड़े हैं दोस्तों। 2021 के आंकड़े आप देख लेना। 2021 के आंकड़े में भी इंडिया 7 नंबर पे ही होगा, 6वें नंबर पर नहीं रहेगा दोस्तों। क्या होगा, 7 नंबर पे ही रहेगा। तो दोस्तों क्या करना है, हमें अपने इंडिया की जीडीपी को आगे लेके जाना है, एमएसएमई उद्योग को और आगे बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें बनाना है, खिलौने बनाना है। इन सभी को क्या करना है, प्रस्तुत करना है, इनको बेचना है। तो हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी और इससे हमारी शुद्ध इनकम भी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करना है, हमें एमएसएमई उद्योग को और अधिक बढ़ाना है। क्या करना है, एमएसएमई उद्योग को और अधिक आगे बढ़ाना है। और दोस्तों अगली क्लास में हम जीएसटी को समझेंगे, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी की गणना बहुत सरल है दोस्तों, तो हम अगली क्लास में इसको जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप दोस्तों इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी पर क्या करते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।